आवाज आ रही है सबको? हेलो। सब क्लास में हाजिर ही बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया सेशन। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। सब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आपका नेम क्या है, आप कौन सी फील्ड से हैं, एंड करंटली आप प्रैक्टिसिंग हैं या फिर स्टूडेंट हैं। ये सारे अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन दे दें। सर डॉक्टर बिलाल अफजल। डॉक्टर बिलाल अफजल, क्या करते हैं आप? प्रोफेशन क्या है आपका? क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएं, कुछ बोलें भी। इस तरह तो क्लास नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कुछ बोल नहीं रहे। इस तरह तो मैं इधर सुकून से आधा घंटा पढ़ा के चले जाऊँगा, उससे आपको क्या चीज़ मिलेगी जब आपने इंटरेक्शन ही नहीं करना, बोलना ही नहीं क्लास में। एटलीस्ट मैसेज तो करें ना, रिप्लाई तो करें। ओके, मेडिकल ऑफिसर हैं। चलें स्टार्ट करते हैं सेशन को। अ, सबसे पहले डाइट प्लान बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम डाइट प्लान किसकी बना रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन किस कैटेगरी का है, किस नेचर का है, किस बॉडी टेम्परामेंट का है। ठीक है, हर पर्सन जो है उसको अलहदा तरीके से खुराक हज़म होती है, हर पर्सन पे अलहदा इफ़ेक्ट होता है डाइट का। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कमरा आप इमेजिन करें। ठीक है, उस कमरे के अंदर 20 लोग बैठे हुए हैं। अब उन 20 लोगों को आप एक कप चाय पिलाएं। अब उन 20 लोगों में से 5 लोग वो चाय का कप पी के सो जाएंगे, उनको नींद आ जाएगी। 5 लोग जो हैं वो पूरी रात जागते रहेंगे। ठीक है, 5 लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये क्या चीज़ शो करती है? एक डाइट थी, एक चीज़ थी, मतलब एक हमारे पास न्यूट्रिशनल ड्रिंक थी। ठीक है, कैफिनेटेड ड्रिंक थी, मगर उस कैफिनेटेड ड्रिंक का हर पर्सन पे एक अलहदा इफेक्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी केसेस ऐसे मिलते हैं, चाय पिया, नींद आ गई है, लोगों को नींद आ गई है। कुछ केसेस में लोग पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। ठीक है, तो एक डाइट का हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है कि हम डाइट कौन सी ले रहे हैं, मगर ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि वो पर्सन किस टेम्परामेंट का, कि किस नेचर का है। और उसका नेचर डिपेंड होना, उसका नेचर पता चलना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह अभी ये प्रीवियस एग्जांपल दी, इस तरह एक और एग्जांपल भी है। जिस तरह पाकिस्तानी बंदे को डायबिटीज़ हो और एक यूरोपियन बंदे को डायबिटीज़ हो, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि पाकिस्तानी बंदे को जो डायबिटीज़ हुई है, उसके वालदैन को भी डायबिटीज़ है, उसकी लाइफस्टाइल भी ऐसी है कि उसको डायबिटीज़ जल्दी हो सकती है। जबकि जो मेडिटेरेनियन रीजन में रह रहा है, उसकी डाइट ही इसी तरह की है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, उसने चावल, आटा, रोटी और बेकरी आइटम्स जो हैं वो कम खाने हैं। ठीक है, उसकी उतनी इनटेक नहीं है जितना एक पाकिस्तानी बंदे की इनटेक है। ठीक है, तो एक पाकिस्तानी बंदा जल्दी डायबिटीज़ को प्रोन होता है, जल्दी डायबिटीज़ उसको लगती है, जल्दी हाइपरटेंशन का मरीज़ बनता है, एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन बंदा या मेडिट्रेनियन बंदा। ठीक है, तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम या सबसे पहली चीज़ हम जब डाइट प्लान बनाते हैं, वो ये है कि जब हम डाइट प्लान का सोच रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो हमें पढ़ाया जाता है
डाइट एंड न्यूट्रिशन में जो डाइट प्लान पढ़ाया जाता है वो पाकिस्तानी बेस्ड नहीं होता, वो वेस्टर्न यूरोपियन मेडिटेरेनियन डाइट होता है, ठीक है। ऑलिव ऑयल उसमें लिखा होगा, ठीक है, उसमें लिखा होगा स्पेनिश आप खिलाएं, ऑलिव ऑयल खिलाएं, आप उसको टोमेटोज खिलाएं। ये सारी मेडिटेरेनियन डाइट है भाई। हमें पाकिस्तानी डाइट बताएं आप। पाकिस्तानी डाइट क्या है? पाकिस्तानी डाइट चावल है, आटा है, रोटी है, गंदम है। ये हमारी पंजाब की डाइट है। पंजाब के किसी भी गांव में जाएं, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? देसी घी मिलेगा। देसी घी के अंदर रोटी की वो एक चूरा बना के वो खा रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको शक्कर मिलेगा, शक्कर के साथ वो सुबह उठ के खा रहे होंगे, रोटी खा रहे होंगे, देसी घी साथ में खा रहे होंगे, दूध पी रहे होंगे, दूध के अंदर ऑयल डाल के पी रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा दूध के अंदर जलेबियां डाल के खा रहे होंगे। ये पाकिस्तानी डाइट है। पाकिस्तानी डाइट के अकॉर्डिंग बताओ मुझे कौन सी चीज़ रोकनी चाहिए, कौन सी चीज़ करनी चाहिए। आपके पास मरीज आता है, आप उसको बता देते हैं कि भाई आपने ऑलिव ऑयल पीना है, आपने सुबह उठ के ये कोई फेनल टी पीनी है, ठीक है। ये चीज़ें ठीक है, अच्छी हैं, बताने के लिए ठीक है। मगर एक पाकिस्तानी पर्सन, ये एक नॉर्मल दिहाड़ीदार मजदूर जो ज़्यादातर यहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए ये जब आप लाइफस्टाइल बताते हैं उनके लिए फॉलो करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये उनके लिए अवेलेबल चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम ही ये है कि हम जो डाइट प्लान रिकमेंड करते हैं वो पाकिस्तानी पीपल के सोशियो इकोनॉमिकल रियलिटीज़ को देख कर नहीं करते। वो फूड अवेलेबिलिटी को, उनकी लाइफस्टाइल को देख के नहीं करते। उनकी फूड ईटिंग हैबिट्स क्या हैं उनको देख के नहीं किया जाता। बस अपना उनको एक ज्ञान दे दिया जाता है कि ये फूड है, ये हमारे पास आपने सुबह उठ के कोकोनट ऑयल से ये चीज़ खानी है, आपने सुबह उठ के आपने बेकरी आइटम्स बंद कर देने हैं। हालांकि मोस्टली हमारे घर में चलती ही बोतलें हैं, ठीक है। तो उसको बोतलों से हटाने से पहले हम उसको अचानक नहीं कहेंगे कि "हाँ भैया आपने बोतलें बिल्कुल ही छोड़ देनी है, ठीक है, बिल्कुल ही कैंसिल कर देनी है", ऐसे नहीं उसको कहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसको उस नहज पे लेके आएंगे कि वो बोतल छोड़ देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारी पाकिस्तानी डाइट प्लान में कि हम पाकिस्तानी लोगों के मुताबिक डाइट प्लान नहीं देते। हम उसमें जो मेडिट्रेनियन, यूरोपियन, वेस्टर्न चीज़ें हैं वो इंक्लूड करते हैं। सेकंड जो है वो हमारे पास पाकिस्तानी लोगों की मॉर्फोलॉजी है। अगर आप हिस्ट्री आप हिस्ट्री पढ़ें पाकिस्तान की, और सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट की, उसमें अफ़गानिस्तान भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, बर्मा भी है, ये सारे रीजन की, ठीक है। तो इस सारे रीजन में हमारे पास मुख्तलिफ फेमाइन्स आए हैं, ख़ास तौर पे बंगाल के रीजन में और साउथ इंडिया के रीजन में बहुत सारे फेमाइन आए हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसा टाइम आया है जहाँ पर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, ठीक है। तो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उन लोगों की ज़्यादा मतलब सिलेक्शन हुई, नेचुरल सिलेक्शन हुई, जो लोग अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट स्टोर कर पाते थे। इसीलिए आप जब एक पाकिस्तानी बंदे को या एक इंडियन बंदे को देखेंगे नॉर्मल, उनकी फ़िज़ीक देखेंगे, तो उनकी फ़िज़ीक भी इसी तरह होगी कि वो बल्की होंगे, मोटे होंगे, ठीक है। उनके फेस जो हैं वो मतलब ज़्यादा मोटे होंगे। उनके फेस मतलब उनकी जॉ लाइन शार्प नहीं होगी, उनके फेस पे ज़्यादा फैट जो है वो स्टोर होगा, उनकी बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर होगा, जल्दी फैट स्टोर होगा, क्योंकि एवोल्यूशन के थ्रू, फेमाइन के थ्रू, थैंक्स टू द ब्रिटिश इंडिया सब कंपनी, जिन्होंने हम पर इतने जुल्म किए, हम पर इतने फेमाइंस लेकर आए, ठीक है, उसकी वजह से उनकी एक ये देन है हमें, अंग्रेज़ों की ये भी हमारे ऊपर एक वो है, उनकी तरफ से मिलने वाला हमें एक बुरी चीज़ है कि उन्होंने हमें हमें फेमाइंस के थ्रू इतना हमारी बॉडी को चेंज कर दिया है कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट स्टोर होने लग पड़ा है। और वही लोग बचते थे, वही लोग उस फेमाइन में सरवाइव करते थे जो अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट स्टोर कर पाते थे, क्योंकि वो ज़्यादा देर जिंदा रह पाते थे, ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तानी जो पर्सन है उसकी बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर होता है और वो डिफरेंट लगता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन पर्सन, ठीक है। एक यूरोपियन पर्सन है वो 20% बॉडी फैट का होगा, वो पूरा रिप्ड होगा, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी, अगर वो 20% बॉडी फैट में होगा उसको वैसी रिप्ड शेप नहीं उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है हमारे पास एवोल्यूशन के थ्रू भी,
के जो फेमाइन्स गुजरे हैं डिफरेंट, उसके उसने भी पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी बॉडी की पूरी मेकअप को चेंज की है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी डाइट प्लान भी देखें, ठीक है, मतलब आप देख लें, रोटी है, चावल हैं, उसके अलावा गंदम है, ठीक है, मतलब आप अपने पिछले 7 दिनों का खाना चेक कर लें, आपने क्या खाया है। सब्जी खाई होगी, सब्जी में भी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप रोटी खाई है, चावल खाए हैं, सालन पिया है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन की कंटेंट हो, सिवाय ये कि आपने कोई गोश्त खाया हो। गोश्त भी आप खाएंगे तो उसके साथ आप पेयर करेंगे किसी सब्ज़ी को, आलू लगा देंगे या फिर कोई और सब्ज़ी उसके साथ इंक्लूड कर देंगे। तो मेनली पाकिस्तानी डाइट प्लान किस चीज़ पे कंस्टिट्यूट कर रही है? कार्बोहाइड्रेट्स पे। इसी वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट कह लें कि मौजूद होता है, कि हमारा जो ज़्यादातर फूड इनटेक है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ने या तो हमारी बॉडी को एनर्जी देनी है, एनर्जी देने के बाद उसने लीवर में स्टोर होना है या बॉडी के और डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर होना है। इसीलिए पाकिस्तानी लोगों का ज़्यादातर लाइफस्टाइल कह लें कि हैबिट्स की वजह से, इस ईटिंग इस ऐसे फूड्स के खाने की वजह से हमारे पास ये फैटी लिवर के इश्यूज, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। दोनों में हाइपरटेंशन का रेट, हार्ट डिजीज़ का रेट सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं कि हम ये चीज़ें कंसीडर ही नहीं करते जब हमारे पास कोई डाइट प्लान के लिए आता है, कि हम पाकिस्तानी पर्सन का इंडिविजुअल, उसको एज एन इंडिविजुअल नहीं देखते हैं। हम उसकी बॉडी मेकअप को नहीं देखते हैं कि उसकी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके मेटाबॉलिज्म को, जो उसके ओवरऑल न्यूट्रिशनल इनटेक क्या है और उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, और कैसी न्यूट्रिशनल इनटेक हम पाकिस्तानी पीपल को दें कि वो सुकून से खा भी लें, उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट भी कर ले और उसकी बॉडी के लिए फेवरेबल भी रहे। ठीक है। तो ये 3 मेन मसले आ रहे हैं, और लास्ट में ये है कि जो मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनको क्लिनिक के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता। मेरे काफ़ी ऐसे जानने वाले न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कोलीग्स भी हैं, दोस्त भी हैं, जिनको क्लिनिकली डाइट प्लान ही बनाना आता। उनको ये पता है कि इसकी एंट्रोपोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या हैं इस पर्सन की, इस फूड के पीछे, लेबल के पीछे 100 ग्राम्स में, 100 ग्राम्स ऑफ चिप्स के अंदर इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट कितना है, मतलब लेबल्स पढ़ना आता है उनको फूड के पीछे। ठीक है। उसको पढ़ के एक फ्लैक्स मार रहे होते हैं। ठीक है। उनको बेसिक हम एंट्रोपोमेट्रिक वैल्यूज़ लेना आता है, जो एक आम बंदा भी ले लेता है। ठीक है। आम बंदा भी यूट्यूब पे सर्च करे, चैट जीपीटी पे लिखे, सारे एंट्रोपोमेट्रिक वैल्यूज़ उसके पास आ जाएंगे। ठीक है। वेट चेक करना, हाइट चेक करना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ये बेसिक लेवल की चीज़ें, असेसमेंट करना और लेबल्स पढ़ना, इसको वो न्यूट्रिशन समझता है या बेसिक जनरल टर्म्स इस्तेमाल करता है। जिस तरह अगर किसी को डायबिटीज़ है तो कहेगा कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, फैट्स कम कर दें, प्रोटीन ज़्यादा खाएं, तो ये जनरल टर्म्स इस्तेमाल करता है। अगर उसको ये कहा जाए कि आपके पास एक 40 ईयर ओल्ड पेशेंट आया है, उसको 4 साल से डायबिटीज़ है, ठीक है, उसको इंसोमनिया भी है, उसको वॉमिटिंग भी है, अल्सर्स का इशू भी है, आप उसको डाइट प्लान कैसे देंगे? आप उसकी प्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स किस तरह आप उसको रिकमेंड करेंगे? आप उसको लंच या फिर रात का खाना जो है डिनर, वो किस तरह रिकमेंड करेंगे? डिनर के बाद आप उसको किस तरह टी किस तरह देंगे? ठीक है। आप उसको क्रेविंग्स होती हैं, आप उसकी क्रेविंग्स को कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे डाइटिशियन को नहीं पता, जिसकी वजह से पूरा जो डाइटरी फ्रेमवर्क है एक पेशेंट का, वो प्रॉपरली उसको नहीं मिलता। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट की या फिर आप किसी क्लिनिक की स्लिप देखेंगे ना, उसमें भी उन्होंने एक छोटा सा सेक्शन बनाया होता है डाइट का, ग़िज़ा का। उसमें उन्होंने कुछ 4-5 चीज़ें मना की होती हैं, आलू, चावल और दही और रोटी नहीं खाना, और साथ में उन्होंने 3 सब्जियां मारी होती हैं, ये टिंडे खा खा लें और कद्दू खा लें, साथ में भिंडी खा लें, बस ये 3 सब्जियां हर पर्सन पे उन्होंने ये चिपकाई होती हैं। तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग वैसे वैसे ये सब्जियां तो ठीक हैं कि पाकिस्तानी मोस्टली लोगों को
जो उनसे हार्ट डिजीज़ हैं उनका मसला है, उसके अलावा फैटी लिवर का इशू है। तो ये वैसे तो ये जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, ये इनके लिए टॉनिक तो हैं, ये इनकी इफेक्ट को कम तो करती हैं, हमारे लिवर को सपोर्ट तो करती हैं, हर पर्सन में दे सकते हैं, मगर हर पर्सन का भी डाइजेस्टिव लेवल डिफरेंट होता है, मतलब उसको डिफरेंट तरीके से खुराक हजम होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं जब दूध पीते हैं तो उनको वो दूध हजम नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग गोश्त खाते हैं तो उनको उल्टियाँ आ जाती हैं। ठीक है, हर पर्सन के डाइजेस्टिव पावर डिफरेंट होती है, हर पर्सन की अब्जॉर्प्शन पावर डिफरेंट होती है। जिस तरह कुछ लोग खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, मोटे बंदे से भी ज़्यादा खाना खाते हैं, मगर उनकी शिकायत ये होती है कि मैं खाता वो तो मगर लगता कम है। इसी तरह इससे ऑपोजिट है, कुछ लोग खाना कम खाते हैं मगर उनकी बॉडी ज़्यादा रिटेन करती है, उनको ज़्यादा वो खाना लगता है, उनकी बॉडी पे ज़्यादा फैट चढ़ता है। तो हर पर्सन का अब्जॉर्प्शन रेट, हर पर्सन की डाइजेस्टिव पावर, फूड टॉलरेंस, ये सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो जब आप डाइट प्लान डाइट को देख कर देंगे, सिर्फ डाइट को देख कर देंगे, तब आपका जो डाइट है, आपकी डाइट है, वो कभी भी ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, वो पर्सन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल नहीं रहेगी। जब आप पर्सन की, एक पर्सन की डिजीज़ की सिवियरिटी को, मतलब वो एक्यूट है, क्रॉनिक है, सिवियर है, डाइजेस्टिव पावर कितनी है उसकी, उसकी अब्जॉर्प्टिव पावर कितनी है, उसको जो मैं खुराक दे रहा हूँ उसको लगेगी भी कि नहीं लगेगी। ठीक है, उसका मेटाबॉलिक रेट कितना है, मेटाबॉलिक रेट हाई है या लो है। अब हाई मेटाबॉलिक रेट वाले को आप प्रोटीन रिच फूड दे दें तो उसने तो अगले दिन ही शिकायत कर देनी कि मैं खाना खाता हूँ तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि प्रोटीन खाने से भी उसका मेटाबॉलिक रेट और बढ़ जाना है, उसकी बॉडी में हीट और बढ़ जानी है। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके हम फिर डाइट प्लान देते हैं, और यही मेन रीज़न है कि जब आप किसी पेशेंट को डाइट प्लान देते हैं तो वो 2-3 दिन इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो डाइट प्लान छोड़ देता है, कहता है भाई मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि उसके लिए वो फॉलो करना मुश्किल होती है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो बॉडी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि बॉडी के अकॉर्डिंग हम नहीं पेशेंट को देखते, इस वजह से हमारी जो डाइट प्लान है वो प्रॉपर नहीं बनती है। जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाइट प्लान का, वो स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं एंड वेजिटेबल्स हैं। हमने सिर्फ विटामिन मिनरल्स, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यही सिर्फ न्यूट्रिशन का हिस्सा समझा कि ये हमारे पास न्यूट्रिशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी मौजूद होते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, ये भी, इनका भी, इनको हम फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, इनका भी एक्शन होता है उस हर्ब में, उस स्पाइस में, उस वेजिटेबल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल टिंडे जो हैं, ठीक है, वो डायूरेटिक भी हैं, उनका इफेक्ट डायूरेटिक भी है, क्योंकि उनमें फाइटोकेमिकल्स ऐसे मौजूद हैं जो डायूरेसिस बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उनको ब्लड प्रेशर को लो करने में इस्तेमाल करते हैं, हम उनको लिवर डिजीजेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फैटी लिवर में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर हमारे पास एक स्पाइस है। ये स्पाइस जो है, एक खाने की जो अब्जॉर्प्टिव पावर है उसको इंक्रीज करता है। मतलब अगर आपने किसी पर्सन को कोई खाना सही से नहीं लगता, ठीक है, उसकी शिकायत आती है मुझे, मैं खाता हूँ मगर मुझे खाना नहीं लगता, या अगर आपने किसी मेडिसिन की, किसी डाइट की अब्जॉर्प्टिव पावर इंक्रीज करनी है, तो आप उसके साथ ब्लैक पेपर एंड लेमन मिक्स करके देते हैं। ठीक है, उस डाइट के अंदर आप ये दो चीज़ें मिक्स करके देते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लैक पेपर के अंदर पाइपराइन मौजूद होता है, जो एक फाइटोकेमिकल है, जो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो उसकी अब्जॉर्प्टिव पावर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह फाइटोकेमिकल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिंजर है, जिस तरह जिंजर, गार्लिक, ये वेजोडाइलेशन करवाती हैं, इनके अंदर जिंजर के अंदर जिंजरीन मौजूद है, गार्लिक के अंदर वेजोडाइलेटर्स, नेचुरल वेजोडाइलेटर्स मौजूद हैं। फाइटोकेमिकल्स ऐसे मौजूद हैं जो वेजोडाइलेशन करवाती हैं, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, जो स्टमक को इरिटेट करके स्टिमुलेट करती हैं। तो ये चीज़ें हमें किस तरह पता चलेंगी, जब हमें वो फाइटोकेमिकल्स पता होंगे, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पता होंगे। वैसे तो ये प्लांट्स के अंदर, हर्ब्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं फाइटोकेमिकल्स, ये इन रिस्पॉन्स टू कह लें कि पैथोजन ये निकलते हैं। मतलब ये जितने भी स्पाइसेस हैं ना, ये सारे पैथोजेनस
पार्ट होते हैं या पैथोजन के रिएक्शन में पार्ट निकलता है ये प्लांट के ऊपर। ठीक है, जिस तरह एक पूरा प्लांट है ना, आप प्लांट का कोई हिस्सा खाएंगे बड़ा कड़वा होगा, तो वो कड़वाहट जानबूझ के उस प्लांट ने उसके अंदर इंड्यूस करवाई है। उसके अंदर टैनिन्स, उस वो टैनिन्स होते हैं, उनको हम फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। वो टैनिन्स उस प्लांट के अंदर इसलिए आए हैं ताकि जब भी उसको कोई कीड़ा खाए तो उसको वो खटास महसूस हो और वो दोबारा उसको ना खाए। मतलब प्लांट ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अंदर टैनिन्स प्रोड्यूस किए ताकि उसको जो से हशरात हैं, जानवर हैं, वो उससे ना खाएं। ठीक है, इसी तरह फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली लगी होती है, उसके ऊपर कवरिंग होती है ताकि उसके अंदर मौजूद जो फ्रूट है, जो सुक्रोज है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सारे फाइटोकेमिकल्स जो हैं ये प्लांट के प्रोटेक्टिव रिएक्शंस है अगेंस्ट पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अदर मैमल्स। तो ये उनके लिए, मैमल्स के लिए तो ये नुकसानदेह हैं, ये हशरातुल अर्ज के लिए तो नुकसानदेह हैं। जिस तरह ये चिली है, ब्लैक पेपर है, जिंजर है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जितनी भी स्पाइसेस हैं जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मोस्टली ये सारी, तो उसके अलावा सॉल्ट भी, ये सारी जो हैं हशरातुल अर्ज, जो इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए नुकसानदेह हैं। मतलब वो इसे नहीं खा सकते। इसीलिए तो पुराने ज़माने में जब बॉडी को प्रिजर्व करना होता था तो उसके ऊपर स्पाइसेस लगाते थे कि इसको प्रिजर्व किया जाए। पुराने ज़मानों में कोई फ्रिज नहीं थी होती, उन्होंने बड़ा सा कोई कैमल ज़िबा किया है या कोई बकरा ज़िबा किया है, उनके पास फ्रिज नहीं थी होती। उन्होंने उसको प्रिजर्व करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया था कि उसके ऊपर मसाले लगाते थे। ठीक है, या उसको मसाले लगाते थे या उसको ड्राई करते थे। उसको पूरा ड्राई करने से भी उसके ऊपर एक लेयर जम जाती थी, क्यूटिकल की लेयर होती थी, और अंदर जो था वो साफ गोश्त होता था। तो उस लेयर को रिमूव करके गोश्त को खाते थे। तो एट द एंड बताने का मकसद ये है कि फाइटोकेमिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनकी उनके नेचर को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हमें फाइटोकेमिकल्स की नेचर का पता होगा तब हम अकॉर्डिंग टू देयर फाइटोकेमिकल्स के अकॉर्डिंग उनके जो यूजेस हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान दे पाएंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी कद्दू की। ठीक है, इस तरह पपीता है, पपीता डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, प्रोटीन को जल्दी कह लें कि डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन की डाइजेशन में जिनको प्रोटीन खाने के बाद या गोश्त खाने के बाद जिनको उल्टी की शिकायत रहती है, उनके साथ हम इस्तेमाल करवा सकते हैं कि उनको खाने के बाद एक प्लेट के अंदर हम जो पपीता है वो दे सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं, चार नहीं तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और आज के जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उसमें लैग कर रही हैं कि उसको सही फाइटोकेमिकल्स का नहीं पता, उसको पेशेंट के अकॉर्डिंग डाइट प्लान देने का नहीं पता, उसको डिफरेंस नहीं पता बॉडी नेचर का। ठीक है, और उसको पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, पाकिस्तानी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग उसको डाइट प्लान नहीं देना आता। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास लिटरेचर में पढ़ाया जाता है वो यूरोपियन बुक्स होती हैं, मेडिटेरेनियन डाइट प्लान्स होते हैं सारे। ठीक है, तो वही हम पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, मतलब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, डिजीज़ को पढ़ेंगे, उसमें हम 15 की 15 डिजीज़ में जौन से फूड्स इस्तेमाल करेंगे वो सारे आपको अपने घर में मिलेंगे। जो फ्रूट्स होंगे, जौन से वेजिटेबल्स होंगे, जौन सी स्पाइसेस होंगी, जौन सी टीज़ होंगी, वो भी सारे आप खुद अपने घर में बना सकते हैं। मतलब उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको कहीं पर मुश्किल से मिलेगी। आपको, आप साहिवाल में रहते हैं, आप मुल्तान में रहते हैं, आप अपने गांव में रहते हैं, आपको सारी चीज़ें आपके घर के पास से सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो प्रॉब्लम्स एड्रेस हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि हम डाइट प्लान कैसे दें। मतलब हमारे पास एक पर्सन आया है तो उसको हम किस तरह डाइट प्लान दे सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम डिटेल से पढ़ेंगे डिजीज़ वाइज डाइट प्लान को। आज हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि जब हमारे पास कोई पर्सन आता है तो हम उसको डाइट प्लान कैसे देते हैं। सबसे पहले हम उसका प्री ब्रेकफास्ट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट उसको डिटरमाइन करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के बाद स्नैक्स हम सोचते हैं कि इसको हम दरमियान में स्नैक्स क्या देंगे। फिर लंच होता है, लंच के बाद यूजुअली नैप आ जाता है। ठीक है, नैप के बाद इवनिंग होता है, इवनिंग में हम उसको
कुछ नहीं खिलाते, एंड रात में डिनर आता है, ठीक है। डिनर के बाद टी जो है वो लाजमी है, ठीक है। ये सारा हमारे पास डेली डाइट प्लान का फ्रेमवर्क होता है, और यही हम इसी तरह ही हम डाइट प्लान देते हैं, ठीक है। अगर मतलब आपने बाहर के मुल्क जाना है, आपने कहीं पर प्रोफेशनल एज अ डाइट प्लान एज अ क्लिनिशियन काम करना है, या आपने किसी भी कह लें कि जगह पर जाना है, किसी भी इदारे में जाना है, वहाँ से आपसे पूछते हैं कि आपने डाइट प्लान कैसे देनी है, तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना है कि जौन सी चीज़ें मना है वो ऊपर लिख दी, ठीक है, मतलब वो हेडिंग दे के ये चीज़ें मना है, नीचे आपने लिख दी खाना है, ठीक है, फिर आगे आगे आपने अपनी डाइट प्लान लिख दी, ठीक है। ऐसे कभी भी डाइट प्लान नहीं लिखनी। सबसे पहले आपने प्री ब्रेकफास्ट लिखना है, ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर लिखना है, ठीक है। और ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान आपने स्नैक्स लिखने हैं कि आपने इनको कौन से स्नैक्स खिलाने हैं। तो प्री ब्रेकफास्ट के अंदर जौन सी मेन चीज़ हम कंज्यूम करवाते हैं पेशेंट को या किसी भी पर्सन को, वो ऐसी ड्रिंक्स होती हैं जिनका डिटॉक्सीफाइंग एक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो तीन बता देता हूँ। उसमें सबसे कॉमन जो है वो फेनल एंड लेमन जो है उसका, हम लेमन को आधा लेमन निचोड़ते हैं, साथ में जो बादियान है उसका कावा बनाते हैं, फेनल की टी बनाते हैं, उन दोनों को हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये उस पर्सन में हम देते हैं जिसका बॉडी मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जिसको प्रिकली हीट निकली हो, मतलब ओवरऑल बॉडी में जिसकी हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो, जिसकी ये शिकायत हो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, उसके अंदर हम इस टी का इस्तेमाल करवाते हैं। और ये बड़ा इसका एक कह लें कि स्वीट टेस्ट होता है। फेनल इटसेल्फ जो है वो बहुत स्वीट होती है, और साथ में लेमन आप डालेंगे तो उसमें एक बड़ा एक चटपटा कह रहा हूँ, बड़ा एक कह लें कि फ्लेवर उसका इन्हांस हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास लेमन है उसका भी उसमें टेस्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, उसकी भी उसमें जो खटास है वो ऐड हो जाती है, एंड उसकी मिठास जो है वो भी फेनल की मिठास वो भी उसके टेस्ट को और निखार देती है, ठीक है। तो ये फेनल एंड लेमन टी भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जिंजर एंड मिंट टी जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। जिंजर जो है उसकी क्वांटिटी हम कम रखते हैं, मिंट की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। ये दोनों भी हमारी जो स्टमक है उसको डिटॉक्सीफाई करने में इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये डिटॉक्सीफाई का मेन मतलब ये है कि जो ड्रिंक हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसमें जौन से हम हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की वैल्यूज ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। जिस तरह जिंजर है तो जिंजर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। पेपरमिंट है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेजो डायलेशन भी करवाता है, ठीक है। और इसका वाटर एक्सट्रैक्ट अगर हम निकालें तो वाटर एक्सट्रैक्ट जो है उसके अंदर भी हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, क्योंकि इसका कावा भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम उसका एक्सट्रैक्ट किस चीज़ से ले रहे हैं, कावा भी किस चीज़ से ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो जिस तरह हमारे पास पेपरमिंट है, ठीक है, अ, उसका एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर हमारे पास जो सा सिनेमन है, ठीक है, दालचीनी, उसका एक्सट्रैक्ट हो गया। इनका मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें होता है ना, जिस तरह सिनेमन में तो सिनेमन के अंदर दालचीनी के अंदर सिनेमन एल्डिहाइड है, ठीक है, जो इसका मोस्टली एरोमेटिक उसका वो दे रहा होता है, स्मेल दे रहा होता है, उसका जो सा एक स्टिमुलेंट इफेक्ट है वो भी सिनेमन एल्डिहाइड ही दे रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जौन सा हमारा पेपरमिंट है, उसके अंदर हमारे पास मेथनॉल मौजूद होता है, ठीक है, जो उसका एक वेजोडाइलेटरी इफेक्ट दे रहा होता है और ठंडक वाला इफेक्ट दे रहा होता है। तो ये हमारे पास ऑयल एक्सट्रैक्ट कह रहा हूँ, जो इसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है उसमें ज़्यादा ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट आउट होती हैं, ठीक है। मगर हम इनका अ, अगर इस्तेमाल करें वाटर एक्सट्रैक्ट भी, तो उसके अंदर भी हमें इसके डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करने वाले जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो एक्सट्रैक्टेड आउट मिलते हैं, ठीक है। मगर ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आपने किन चीज़ों से इसका एक्सट्रैक्ट लिया है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन के लिए हम फिर इन चीज़ों में स्वाप कर सकते हैं, ठीक है, कि हम कुछ हर्ब्स में, कुछ चीज़ों में हम अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को प्रेफर करते हैं, कुछ में हम वाटर एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री ब्रेकफास्ट में जो सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी वो सारे कावा के फॉर्म में होंगे, वो सारे उसके वाटर एक्सट्रैक्ट्स ही होंगे, ठीक है। उसमें आपने एक तो कावा हो गया जिंजर और पेपरमिंट का, मतलब जो हमारे पास पुदीना होता है उसका, और बादियान और लेमन का, और साथ में कुछ लोगों में हम उसका भी दे सकते हैं कावा,
लेमन, सिर्फ लेमन जो है पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर लेमन डाल दें और हनी, 1 चम्मच हनी डाल के वो भी पी सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सुन्नत के अकॉर्डिंग देखें, सुन्नत के अकॉर्डिंग, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्री ब्रेकफास्ट किया है, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले वो मतलब पीते थे, ड्रिंक्स पीते थे, ठीक है। जो वो ड्रिंक पीते थे उसका नाम है नबीज़। नबीज़ ड्रिंक क्या है कि आपने 4-5 खजूरें लेनी है, उसकी गुठलियाँ रिमूव कर देनी है, एंड उन खजूरों को खोल के आपने 1 गिलास पानी के अंदर डबो देना है, एंड उसको आपने ऊपर से लिड उसकी क्लोज कर देनी है, एंड ओवरनाइट आपने उस पानी के अंदर खजूरों को इन्फ्यूज़ कर देना है, ठीक है। इन्फ्यूजन इसको कहते हैं कि आपने कोई भी हर्ब जो है, कोई भी फ्रूट जो है पानी के अंदर डाला है, और आपने उसको 4 से ज़्यादा आवर्स के लिए उस पानी के अंदर रहने दिया है, पानी के अंदर या अल्कोहल के अंदर। उससे ये होता है कि वो पानी जो है या अल्कोहल जो है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके फाइबर्स हैं, जो उसके फाइटोकेमिकल्स हैं, जो उसके बॉन्ड्स हैं, उसको तोड़ता है, उसको डाइजेशन करवाता है। और फिर जब हम सुबह पीते हैं तब उसके जो इन्फ्यूज्ड पानी होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं या पीते हैं, ठीक है। तो जो नबीज़ होता है उसको हम खजूरों को पानी के अंदर डाल के ओवरनाइट रखते हैं, फिर सुबह उस नबीज़ को कंज्यूम करते हैं। उससे ये है कि बॉडी को ये फ़ौरन एनर्जी देती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमें पता है हाई कंटेंट ऑफ शुगर्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम खजूर खाते हैं, मतलब उसके अंदर जो मौजूद खजूर है वो आपने बाद में कंज्यूम भी करनी है, खानी भी है। तो वो जब हम उसका सुबह उठ के पानी पीते हैं तो वो हमारी पेट को भी क्लियर आउट करता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, और खजूर वैसे भी सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी है, ठीक है। तो ये एक सुन्ना अप्रूव्ड हमारे पास प्री ब्रेकफास्ट है कि ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, और इसका सुन्ना नेम जो है वो नबीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट यूजुअली हम भारी करते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ताकत दें, ठीक है, जो हमारे हमारे डे वर्क में हमें एनर्जी दे सकें, ठीक है। उसमें हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें और भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। मोस्टली हम कोशिश ये करते हैं कि हम प्रोटीन रिच चीज़ें जो हैं वो कंज्यूम करें। जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम देख लें तो मोस्टली सुबह टाइम देसी घी वाली रोटी खा रहे होते हैं। वो देसी घी भला क्या कर रहा होता है? देसी घी बेसिकली हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव नहीं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। क्योंकि जब हम ऑयल खाते हैं तो हमारी ऑयल को डाइजेस्ट करने में पेट क्या करता है, टाइम ज़्यादा लगाता है, ज़्यादा एसिड सिक्रीट करता है, ज़्यादा टाइम लगता है फैट को डाइजेस्ट होने में। तो वो डाइजेशन का अमल जब तेज़ होता है, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट तेज़ होता है और हमारी बॉडी स्टिमुलेट हो जाती है, हम स्टिमुलेट हो जाते हैं ओवरऑल। इसीलिए हम हमारे पाकिस्तानी डाइट में भी देख लें तो सुबह उठ के हम यही होती है, देसी घी वाली रोटी होती है या पराठे होते हैं कि जो हमें ओवरऑल स्टिमुलेट कर देते हैं। उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स होती हैं, ठीक है। इसमें यूजुअली हम नट्स वगैरह कंज्यूम करवाते हैं, सीड्स कंज्यूम करवाते हैं, ठीक है। इसमें योगर्ट भी हम कंज्यूम करवाते हैं, ठीक है। सारी हेल्दी चीज़ें होती हैं ताकि जो क्रेविंग्स हैं उसको मैनेज किया जा सके, और क्रेविंग्स को भी हम हेल्दी ऑप्शन से फिर रिप्लेस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लंच आ जाता है। लंच भी हम 30 कह लें रूल ऑफ थ्री के साथ करते हैं, ठीक है, जो हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। रूल ऑफ थ्री ये है कि आपने अपने स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। एक हिस्सा जो आपने खाने के लिए छोड़ना है, एक हिस्सा पानी के लिए, और एक हिस्सा हवा के लिए, ठीक है। यूजुअली ये होता है कि जब हम लंच कर लेते हैं, आफ्टर लंच, क्योंकि हमने पूरा दिन जो है 8 बजे से लेके 1-2 बजे तक वर्क किया होता है, फिर हमने खाना भी खाया है, तो खाने की वजह से और वर्क की वजह से हमारी बॉडी एक तरह से थक जाती है, ठीक है। तो लंच के बाद नैप लेना, कह लें कि एक ज़रूरी चीज़ है कि उसको लेना चाहिए, ठीक है। नैप जो है वो मिनिमम 45 टू मैक्सिमम 2 आवर्स तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नैप के बाद ये है कि बॉडी रिफ्रेश्ड महसूस होती है, और उसके बाद रात तक काम करने के लिए उसके पास एनर्जी होती है, ठीक है। वरना यूजुअली जो लोग नैप नहीं लेते उनको नींद आ जाती है रात को, ठीक है। आफ्टर नैप फिर इवनिंग होती है, इवनिंग में आप कुछ नहीं खाते, फिर रात डिनर होता है, ठीक है। डिनर को यूजुअली आपने हल्का फुल्का खाना होता है, और आफ्टर 7 PM हम कुछ नहीं खाते, ठीक है, ना रिकमेंड करते हैं। 7 PM के बाद इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमने पूरी बॉडी को एक फास्टिंग स्टेट में रखना होता है, ताकि जब हम सुबह उठें हमारी पूरी बॉडी तो फास्टिंग स्टेट में हो, फिर हम ब्रेकफास्ट कर सकें, ठीक है। और डिनर के बाद ये है कि हम कोई चाय वगैरह, चाय भी नहीं, मतलब कोई
टी हो गई, हर्बल टी होगी, वो इस्तेमाल करवाते हैं अपने पेशेंट्स को। ठीक है। तो इस तरह हम अपने पूरे डाइट प्लान को कह लें स्ट्रक्चर करते हैं अकॉर्डिंग टू अपना नीड के अकॉर्डिंग, कि हमने जब भी एक पर्सन को डायबिटीज़ की भी बेशक हमने डाइट प्लान देना, हाइपरटेंशन का, प्रिकली हीट का, अनीमिया का, तो उसमें हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। पहले उसको प्री ब्रेकफास्ट में कौन सी चीज़ें देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले ही लेते हैं डिसीज़, अनीमिया ले लेते हैं। अनीमिया में हम उसको प्री ब्रेकफास्ट में क्या देंगे? प्री ब्रेकफास्ट में एक हर्ब है हमारे पास, गुल सुर्ख। ठीक है। गुल सुर्ख है, वो भी अनीमिया में इस्तेमाल होती है। ठीक है। उसका हम डिकॉक्शन उसको बना के देंगे, उसका हम क्या लें कि जो टी है वो उसको बना के देंगे। ठीक है, वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है। ब्रेकफास्ट में हम उसको कह लें कि लीफी ग्रीन्स जो हैं वो उसके साथ इंक्लूड करेंगे, पालक उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है। उसके साथ हम उसको प्रोटीन जो है वो उसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब पालक तो कॉमन है ना हमारे, मतलब मिल जाते हैं गांव में भी सुकून से मिल जाते हैं। ठीक है, वो इंक्लूड करेंगे। उसके साथ खजूर उसको देंगे, उसकी बॉडी को ये एनर्जी देंगी। फूड जो खजूर है वो इंस्टेंट एनर्जी है, साथ में पालक उसके आयरन के लेवल्स को साथ में मेंटेन कर रही है। उसके साथ प्री ब्रेकफास्ट में हमने जो उसको गुलसुर्ख वाला डिकॉक्शन दिया, वो भी उसकी अनीमिया को, मतलब उसके आयरन लेवल्स को बेहतर कर रहा है। तो इस तरह हम डाइट प्लान देते हैं जब भी हम डाइट प्लान बनाते हैं। ठीक है। हर फूड जस्टिफाई कर रहा होता है अपनी स्पेस को, और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी हम डाइट प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू उसके, और जो उसका रीजन है उसके अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान बनाते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में, जिसमें हमने ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स थे हमारे डाइट प्लान में उसको डिस्कस किया, एंड हम किस तरह डाइट प्लान को स्ट्रक्चर करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं ऐड करते, वो आज के हमने लेक्चर में डिस्कस की। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? गुल सुर्ख जो है, मतलब इसको हम रोज़ा डिमेंशिया भी बोलते हैं। ठीक है। इसको बेसिकली हम इसका डिकॉक्शन बनाएंगे। ठीक है। उसमें ये होता है कि हम 3 कप्स लेंगे पानी का, उसके साथ हम एक स्पून जो है वो गुलसुर्ख का लेंगे। अच्छा, गुलसुर्ख में भी अडल्ट्रेशन काफ़ी होती है, मतलब उसके स्टेम्स कुछ मिला के दे देते हैं। ठीक है। तो उसमें आपने उसके जो पेटल्स हैं ना, लीफ पेटल, जो उसके फ्लावर के पेटल्स हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, उनका आपने डिकॉक्शन बनाना है। ठीक है, वो आप इस केस में इस्तेमाल करेंगे। तो उनके डिकॉक्शन, मतलब 3 कप वो डालेंगे, एंड हम 1 स्पून जो है वो गुलसुर्ख डालेंगे, उसको हम इतना पकाएंगे कि वो 3 कप वाटर जो है 1 कप रह जाए। ठीक है। और उसको हम पकाएंगे भी मीडियम टू लो हीट में। ठीक है। मीडियम टू लो हीट में पकाएंगे तो क्या होगा कि उसके फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिलीज होंगे। जब हम बिल्कुल हाई हीट पे उसको करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो वेस्ट आउट भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, वो बर्न आउट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, लो टू मीडियम हीट पे उसको बॉईल करते हैं। ठीक है, जब वो बॉइलिंग पे आ जाता है खुद ब खुद पानी वेपरेट होता है, 1 गिलास रह जाएगा, तो आपने उसको छान के वो पीना है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म स्लो और फास्ट से क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म स्लो और फास्ट से ये मतलब है कि, मतलब पर्सन के वाइज पूछ रहे हैं या फूड वाइज पूछ रहे हैं? आई थिंक पर्सन वाइज ही पूछ रहे हैं कि किस पर्सन का मेटाबॉलिज्म तेज़ है या किसका स्लो है। हमारी ओवरऑल जो बॉडी मेकअप है ना, हर पर्सन के बॉडी मेकअप, मतलब हर पर्सन के जेनेटिक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है। कुछ लोग जो हैं उनको खाना जो है वो जल्द हजम होता है, कुछ लोगों को खाना आहिस्ता से हजम होता है। ठीक है, मतलब उनको उनकी बॉडी जो है उनके अंदर रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है, मतलब उनकी उनकी बॉडी जो है
वो जो भी चीज़ खा रही है उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाती है, ज़्यादा रिटेन कर पाती है, ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर रख पाती है। ठीक है। जिनका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट तेज़ होता है, आप उनकी बॉडी फिजिक भी देखेंगे, उनको मोस्टली जो उनसे मतलब उनकी बॉडी फिजिक है वो लीन नज़र आएगी। ठीक है। पतले जिस्म होंगे, लीन होंगे उनके बॉडी ओवरऑल, और उनकी ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट होंगी। ठीक है। और ये है कि उनको जल्दी भूख लगती होगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ को शो, और उसके अलावा उनको थायराइड के उनके इश्यूज कोई नहीं होंगे। ठीक है। ये सारी इस चीज़ को शो करता है कि उनके जो जो उनकी बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा है, मतलब उनके सारी फीचर्स ही वही आ रहे हैं, प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स, डाइजेशन जो है वो इंक्रीज है, भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है। उनकी जो क्या कहते हैं बॉडी है वो लीन है, ये सारी हाई मेटाबॉलिज्म रेट को शो कर रही होती है। बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट है वो फास्ट है। इसी तरह जिनका बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होता है, ठीक है, उनमें हमें इससे ऑपोजिट चीज़ें मिल रही होती हैं, मतलब रिटेंशन मिल रही होती है, उनकी उनको थकन जल्दी हो जाती है। ठीक है। उनको सुस्ती काहली रहती है, उनको उनके थायराइड के इश्यूज रहते हैं उनको। ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है, ठंडक उनको ज़्यादा महसूस होती है, ठंड महसूस होती है। ये सारे फीचर्स उनमें आ रहे होते हैं जिनके मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो होता है। नाइट शिफ्ट हो फिर क्या करें? इसमें फिर ये करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग फिर डाइट प्लान बनाएंगे। लाइक अगर उससे पूछेंगे कि अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप कौन से टाइम पर मतलब खाना खाते हैं, यूजुअली कौन से टाइम पर खाते हैं। अगर उसका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, मतलब वो किसी भी टाइम खाना खा लेता है, मतलब रात को एक टाइम खा लिया फिर सुबह टाइम खा लिया, ठीक है, तो उसमें फिर हम उसका प्रॉपर डाइट प्लान बनाते हैं। मतलब उसमें हम गैप रखते हैं, पहले मतलब रात को उसने खाना खाया, फिर सुबह का खाना जो है वो नाश्ते के टाइम खाएगा, फिर वो पूरा टाइम जो है उसका स्लीप में चले जाएगा। ठीक है। इस तरह करके फिर हम उसका सारा डाइट प्लान बनाते हैं। उसमें फिर हम ये प्री ब्रेकफास्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड करते। उसमें यह है कि फिर हम उसका ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट जो है उसमें फिर हम उसको टीज़ वगैरह रिकमेंड कर देते हैं कि आपने ये टीज़ इस्तेमाल करने हैं, ये खाना ये स्नैक्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। फिर जब वो सुबह मतलब सुबह टाइम उसकी शिफ्ट ख़त्म होती है तो सुबह टाइम वो अपना ब्रेकफास्ट कर सकता है। ठीक है। उसमें भी वो हल्की फुल्की जो चीज़ है वो खाएगा, और फिर क्योंकि उसका रात का टाइम होता है फिर वो सुकून से सो सकता है। अगर कोई डे में वर्क कर रहा होता है तो नैप ना ले सकें तो फिर क्या कर सकते हैं जिसके बाद उनकी बॉडी थोड़ी एनर्जी फील करे? अगर नैप नहीं ले सकता उसमें फिर ये है कि नैप ज़रूरी चीज़ है। अगर उसके बाद भी उसको थकन रहती है, मतलब नैप नहीं वो ले पा रहा उसके बाद, अच्छा ये वैसे नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। वैसे ये थकन नहीं होती हमारी बॉडी की। जब भी हम लंच करते हैं, हम फूड खाते हैं, तो फूड खाने के बाद हमारे आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जब हम खाना खाते हैं खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें नींद आ जाती है। ठीक है। तो ये बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, इसको आपने उस चीज़ से नहीं कंपेयर करना कि मेरी बॉडी थक गई है इसलिए मुझे नींद आ रही है। हाँ उसका भी एस्पेक्ट होता है मगर मोस्टली जब हम खाना खाते हैं हमें नींद आ जाती है। ठीक है। तो अगर आपको खाना खाने के बाद नींद आ जाती है तो आपने उस वक़्त इसका एक बनता है हमारे पास कावा बनता है, लौंग और दालचीनी का कावा। ठीक है। चार मतलब 7 आपने लेने हैं उसके लौंग के यूनिट्स लेने हैं, एंड 2 आपने लेनी है सिनेमन के दालचीनी के आपने स्टिक्स लेनी है। ठीक है। उनका आपने वैसे डिकॉक्शन बनाना है जिस तरह पहले आपको बताया कि मतलब आपने 3 कप्स लेने हैं, उसके अंदर आपने ये डालना है अपने जो हर्ब्स हैं। ठीक है। उनको आपने पकाना है, जब 1 कप रह जाए आपने उसको छान के वो पी लेना है। ठीक है। इसका भी हमारी बॉडी पे स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है। और ये जिन लोगों को सुस्ती रहती है या वीकनेस रहती है उनके अंदर हम ये इस्तेमाल करवाते हैं, ये पिलाते हैं, या जिनकी डाइजेस्टिव पावर लो होती है, जिनकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो होता है बॉडी का, ठीक है, उसमें हम ये इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये आप पी सकते हैं। नाइट रूटीन ऑलमोस्ट कब तक ख़त्म हो जिससे फास्टिंग स्टेट बैलेंस रहे? नाइट रूटीन, नाइट में मैंने बताया कि अगर आप 7 से 8 बजे खाना खाते हैं तो सुबह टाइम जब आप 6 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे उसमें आपका मतलब एक तरह से वो ही होगा, फास्टिंग ही हो जाएगी 10 आवर्स की, 12 आवर्स की। ठीक है। तो वो एक आइडियल चीज़ होती है हमारे पास।
बाकी जिनकी नाइट रूटीन है उनके लिए भी सेम यही चीज़ है, मतलब उसमें कोई चीज़ हम चेंज तो नहीं करेंगे। दरमियान में हमने इक्का दुक्का स्नैक्स डाल दिए हैं ताकि बॉडी जो है वो अ, उसमें ना जाए, मतलब किसी गलत चीज़ की तरफ। या हमें पता है ना, रात के टाइम सामने लैपटॉप होता है, काम कर रहे होते हैं, तो हम मतलब हमारा क्रेविंग्स, डिफरेंट क्रेविंग्स आती हैं कि अभी shawarma खा लेते हैं, अभी बर्गर खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम फिर उसके साथ क्रेविंग्स के लिए हम कोई ना कोई स्नैक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसमें नट्स हो सकते हैं, उसमें योगर्ट हो सकता है, उसमें आप अंडा जो है वो उबाल के खा सकते हैं, अंडे को फ्राई करके उसका सैंडविच बना के खा सकते हैं, ठीक है। आपके घर में चिकन पड़ी हुई है, आप चिकन को ठीक है उसका एक वो बना लें, चिकन मसाला बना लें, ठीक है। उसमें कितना टाइम लगता है, आधा प्याज आपने काटना है, आधा टमाटर काटना है, ठीक है। आपके पास कढ़ाई मसाला पड़ा होगा, आपने वो डालना है, ठीक है। 10 मिनट उनको सौटे करना है। उसके बाद आपने चिकन डालना है और ऊपर से उसकी लिड बंद कर देनी है। 5-10 मिनट में उसने चिकन ने क्या लें पक जाना है, और आपका चिकन मसाला तैयार हो गया, ठीक है। आपका अपना घर में बना हुआ, ठीक है, वो 100 गुना बेहतर है बाहर से मंगवाने से। इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए फास्टिंग विंडो सबसे बेस्ट कितनी आवर्स की रहती है? फास्टिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो सुन्ना बेस्ड फास्टिंग ही है, ठीक है। कि उसमें तकरीबन अगर हम उसका उसका फास्टिंग सारा मॉडल देखें तो वो बॉडी के सार्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग भी है, और बॉडी उसमें अडेप्ट भी बड़ी जल्दी कर लेती है, ठीक है। उस इंटरमीडिएट फास्टिंग में मतलब आपने सुबह फजर टाइम खाना बंद कर देना है, और मगरिब टाइम आपने अपनी कह लें कि मील खानी है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी है। फिर सुबह उठ के आपने अपनी जौन सी मील है 4 बजे 5 बजे सहरी टाइम वो खानी है, ठीक है। उससे तकरीबन 15 आवर्स का 16 आवर्स का, कुछ रीजन में 14 आवर्स का आप में एक फास्टिंग विंडो जो है वो क्रिएट हो जाती है, जो एक बेस्ट चीज़ है, सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग भी है, और बॉडी को वो भी करती है, सपोर्ट भी करती है उसको ओवरऑल, मतलब बॉडी इसमें अडेप्ट जल्दी कर लेती है। हाँ, ये सुनना बेस्ड टाइम कह रहे हैं आप? हाँ ठीक है, जैसे आपको फिजिबल लगता है। आपने अगर फास्टिंग विंडो मेंटेन करनी है, आप शाम से सुबह कर लें, लाइक आपके अगर रूटीन के मुताबिक नहीं हो रही, ये कौन सा एक जनरल टर्म है, ठीक है। ये है एक जनरल टर्म, ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, आपके लिए कि हर बंदे के लिए स्पेसिफिक नहीं है, जनरल चीज़ है, ठीक है। वैसे करना ही चाहिए, फास्टिंग इतनी मुद्दत तक होनी चाहिए। अब वो फास्टिंग आप 14 आवर्स अपने रात से पूरे कर रहे हैं या दिन से पूरे कर रहे हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंडेंट है, आपकी रूटीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलें ठीक है, लेक्चर को एंड करते हैं, मेरे नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल हम इंशाल्लाह जो डिज़ीज़ वाइज हैं उनकी ये सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे कि हम उस डिज़ीज़ में अ, हम इंशाल्लाह 7 डेज़ तक का उसका डाइट प्लान जो है वो पूरा डिस्कवर करेंगे। और ये कल का लेक्चर आप लास्ट में अटेंड कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।